हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप जिस तरीके से ऑफ़लाइन पढ़ाते हैं उसी तरीके से आप लेक्चर लिया करें। तो जो भी क्लासेस अभी तक लिए हैं वो मैं कुछ बोर्ड पे नोट्स बना के लाता था और उसके माध्यम से आपको एक्सप्लेन करके बता देता था। लेकिन आज की जो क्लास है थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि इसमें कोशिश ये की गई है कि आपको ऑफ़लाइन जैसा फ़ील हो। ठीक है, तो चलते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के टॉपिक पर। और यह टॉपिक आर्द्र भूमि है, वेटलैंड ऑफ इंडिया, या फिर हम रामसर वेटलैंड की बात करेंगे, अर्थात आर्द्र भूमि की बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आर्द्र भूमि से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना। तो आप सभी जानते हैं आर्द्र का मतलब होता है नम, और भूमि से मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो हमारी भूमि है, इसका मतलब क्या हुआ? आर्द्र भूमि से तात्पर्य हुआ हमारा कि ऐसी भूमि जहाँ पर नमी हो, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि यह दलदली क्षेत्र होते हैं। कैसे क्षेत्र होते हैं बेटा? यह दलदली क्षेत्र होते हैं। आप कह सकते हैं दीज आर मार्सी एरियाज़, अर्थात यह दलदली क्षेत्र होते हैं। और कैसे दलदली क्षेत्र होते हैं? तो यह आपको ध्यान रखना है कि ऐसे दलदली क्षेत्र जिनमें लगभग पिछले 8 महीने से, मैंने क्या बताया, लगभग पिछले 8 महीने से पानी भरा हो। कितने महीने से बेटा? 8 महीने से। देखिए ये कंडीशन है किसी भी वेटलैंड के लिए, किसी भी आर्द्र भूमि के लिए, कि मार्सी एरिया तो होते ही हैं, ये दलदली क्षेत्र होते हैं, लेकिन ऐसे दलदली क्षेत्रों में पिछले कम से कम 8 महीने से क्या भरा होना चाहिए? जल भरा होना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों को ही क्या किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा इनको वेटलैंड या आर्द्र भूमि के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर हम बात करें बेटा इन्हीं की आर्द्र भूमियों की, तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं वो हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक होती हैं। आप ध्यान रखिएगा बेटा, अगर हम बताएं तो क्या बताया मैंने कि ये जो आर्द्र भूमियाँ हैं यह पर्यावरण का क्या होता है? एक महत्वपूर्ण घटक होता है। महत्वपूर्ण घटक होता है। अब महत्वपूर्ण घटक क्यों होता है? ठीक है, घटक हैं। क्यों महत्वपूर्ण घटक हैं? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी वेटलैंड्स हैं सारे के सारे आपने देखे होंगे। तो वेटलैंड्स में क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है, अर्थात जैव विविधता जो हमारी होती है वो अत्यधिक कहाँ पाई जाती है? आप कह सकते हैं कि यह अत्यधिक आपकी पाई जाती है आर्द्र भूमियों में, अर्थात दलदली क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है क्या? आपकी जैव विविधता। तो आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, अर्थात जैव विविधता जो होती है बेटा, जैव विविधता अत्यधिक होती है। और जहाँ बेटा जैव विविधता अत्यधिक होगी तो वह कंपोनेंट कैसा होगा बेटा? पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होगा, एक महत्वपूर्ण घटक होगा। और ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण बायोडाइवर्सिटी का टोटल 40% जो जैव विविधता है, 40% जैव विविधता आपकी कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे कि यह वेटलैंड में पाई जाती है, अर्थात संपूर्ण जैव विविधता का 40%। तो आप सपोज करिए 40% जैव विविधता आर्द्र भूमियों में पाई जाती है। तो इसलिए इसे कहा गया है बेटा कि यह पर्यावरण का कैसा घटक होगा? एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर हम बात करें बेटा भारत की, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अप्रॉक्सीमेटली भारत के 4.5% क्षेत्रफल पर क्या पाई जाती हैं? वेटलैंड्स पाए जाते हैं।
अर्थात आप यह कह सकते हैं कि भारत में 4 कुल क्षेत्रफल का 4.5% क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि वेटलैंड पाए जाते हैं। अर्थात वेटलैंड्स का जो विस्तार भारत के अंतर्गत, अगर हम बात करें भारत के अंतर्गत, इनका विस्तार देखने को मिलता है हमें 4.5% क्षेत्रफल पर। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी रिलेवेंसी क्या है, उपयोगिता क्या है और किस तरीके से आर्द्र भूमियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ से बनता है कि बेटा इन्हें आर्द्र भूमियों को, अर्थात आप कह सकते हैं वेटलैंड्स को कहा जाता है, को भूदृश्य के गुर्दे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूदृश्य के गुर्दे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? भूदृश्य के गुर्दे। अर्थात आप कह सकते हैं किडनी ऑफ लैंडस्केप। क्या कह सकते हैं? किडनी ऑफ लैंडस्केप। तो लैंडस्केप अर्थात भूदृश्य की गुर्दे कहा जाता है। किसको? वेटलैंड्स को कहा जाता है। अब इनको बेटा गुर्दे क्यों कहा गया है, तो सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप यह जानिएगा कि जितने भी हमारे वेटलैंड्स होते हैं वे सारे के सारे क्या करते हैं, जो फ्लोइंग वाटर होता है, जो बहता हुआ जल होता है, उससे कार्बन अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा कि यह जो वेटलैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, यह बहते जल से, बहते हुए जल से क्या करते हैं बेटा, कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण क्या करते हैं बेटा, अवशोषण करते हैं। और अवशोषण करेंगे तो कार्बन का अमाउंट जो है बेटा वो कम होगा, जिसके कारण इन्हें कहा गया है भूदृश्य के गुर्दे, अर्थात किडनी ऑफ लैंडस्केप क्यों कहा जाता है, यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है बेटा। अब ये क्या कर रहे हैं, कार्बन अमाउंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन अमाउंट को क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। इससे क्या तात्पर्य हुआ, इससे तात्पर्य यह हुआ कि बेटा जितने भी आपको वेटलैंड्स मिलेंगे तो क्या करेंगे, यह प्रदूषण में भी कमी लाएंगे। क्या करेंगे बेटा, प्रदूषण में क्या करेंगे, कमी लाएंगे। अर्थात वेटलैंड होने के कारण प्रदूषण में भी कमी आती है। अब इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो हमने आपको बताया कि जो बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वेटलैंड्स में 40% बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और जैव विविधता अधिक होगी, ग्रीन प्लांट्स अधिक होंगे तो बेटा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, बात समझ रहे नहीं समझ रहे। और दूसरी चीज़ आप यह कह सकते हैं कि जितने भी वेटलैंड्स होंगे तो उनमें फूड चेन भी परिपक्व होगी, फूड चेन भी एक विस्तृत होगी, तो विस्तृत फूड चेन पाई जाएगी, जिसके कारण जो हमारा पर्यावरण है वो कैसा बना रहेगा, बैलेंस्ड बना रहेगा, संतुलित बना रहेगा। और जब पर्यावरण संतुलित बना रहेगा बेटा, ठीक है, वेजिटेशन की मात्रा अधिक होगी, ऑक्सीजन को ज़्यादा रिलीज करेंगे, तो इससे क्या होगा बेटा, प्रदूषण भी कम होगा। अर्थात जो वेटलैंड्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, प्रदूषण को भी कम करते हैं। ठीक है, और अभी बताया मैंने कि यह कार्बन अमाउंट को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वेटलैंड के द्वारा आप यह कह सकते हैं कि जो वेटलैंड्स होते हैं, ये वेटलैंड्स क्या करते हैं, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, यह आर्द्र भूमियाँ 30% कार्बन अमाउंट जो होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं। अर्थात भूदृश्य पर जितना भी कार्बन है उसका 30% कार्बन का अवशोषण, 30% कार्बन का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, वेटलैंड्स के द्वारा किया जाता है। तो वेटलैंड से ही क्या होगा बेटा, प्रदूषण में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि वेटलैंड्स क्यों महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की चर्चा करें। तो अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो वेटलैंड्स को ही बेटा, इन आर्द्र भूमियों को ही कहा जाता है स्पंज। क्या बोला जाता है, स्पंज
स्पंज ऑफ लैंडस्केप, अर्थात स्पंज ऑफ लैंडस्केप, आप यह कह सकते हैं भूदृश्य के स्पंज, क्या बोला जाता है? स्पंज। और स्पंज आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। स्पंज में जैसे आपने वाटर डाला तो वो क्या करता है, वाटर को अवशोषित कर लेता है, और दबा दीजिए तो फिर से पानी बाहर आ जाता है। तो यही काम किसके द्वारा किया जाता है? यही काम हमारा आर्द्र भूमियों के द्वारा किया जाता है, अर्थात वेटलैंड्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है स्पंज ऑफ लैंडस्केप, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब यह करते क्या हैं बेटा? तो स्पंज के रूप में यह काम क्या करते हैं? तो जो बाढ़ आती है, जो बाढ़ का जल होता है, बाढ़ का जो जल होता है बेटा, इस जल का यह अवशोषण कर लेते हैं। बाढ़ के जल का जब यह अवशोषित कर लेंगे तो बेटा जो फ्लड होगी, जो बाढ़ होगी, उसकी स्पीड कम होगी, और जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी और अत्यधिक जो पानी होगा, जो जल होगा, वो वेटलैंड्स के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, जिसके कारण बाढ़ का जो दुष्प्रभाव है, जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, वो बहुत ही कम हो जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? और जितने भी वेस्टेज हैं, जितने भी बेटा वेस्टेज हैं, ठीक है, इन वेस्टेज का भी अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? अवशोषण वेटलैंड्स के द्वारा ही किया जाता है। तो आप यह कह सकते हैं कि जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं, अर्थात आर्द्र भूमियाँ होती हैं, यह आर्द्र भूमियाँ क्या करते हैं बेटा? आर्द्र भूमियाँ स्पंज के रूप में कार्य करती हैं। पृथ्वी पर किस तरीके से कार्य करती हैं? स्पंज के रूप में कार्य करती हैं। बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई सबको? तो वेटलैंड से रिलेटेड चीज़ें जो थी, जो फैक्ट थे, वो मैंने बताए। अब हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी होगी वो होगी रामसर आर्द्र भूमि सम्मेलन या संधि, ठीक है बेटा। अब इसकी चर्चा करेंगे कि रामसर जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है, इसका क्या महत्व था और इसको क्यों आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित, यानी आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही रामसर संधि या रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो अगर हम बात करें, सर्वप्रथम 2 फरवरी की बात है, 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है बेटा, किसका? ईरान का शहर है, और इस शहर का ही नाम है रामसर। क्या नाम है बेटा? ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, किसके लिए बेटा? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन या संधि का आयोजन किया गया, जिसे हम रामसर संधि या रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और यह आयोजित कब की गई बेटा? 2 फरवरी 1971 को आयोजन किया गया। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में 2 महत्वपूर्ण बातें की गई थी। पहला महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि हम क्या करेंगे बेटा, वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। आर्द्र भूमियों का क्या करना बेटा? संरक्षण करना। वैश्विक स्तर पर क्या किया जाएगा? इस सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकल के आया था, तो वह निष्कर्ष क्या था बेटा कि हम ग्लोबल लेवल पर क्या करेंगे, वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे, अर्थात आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट जो था वो यह था कि बेटा जो नए वेटलैंड्स हैं, नए वेटलैंड्स जो हैं उनको क्या करना बेटा, नए जो वेटलैंड्स हैं उनको चिन्हित करना, यानी कहाँ कहाँ नए वेटलैंड्स हैं,
तो इन दो तथ्यों पर अत्यधिक महत्व दिया गया था कि जो वेटलैंड्स हैं बेटा नए, उन्हें क्या किया जाएगा, नोटिस किया जाएगा और ग्लोबल लेवल पर वेटलैंड्स को क्या किया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और यह बातें कब की गई, 2 फरवरी 1971 को 1971 में, जब रामसर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप नोट करिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए जल्दी से नोट करिए, नोट करिए बेटा, नोट करिए, वेट कर रहे हैं तब तक, नोट करिए भाई। नोट हो गया भाई, मिटा दें। चलिए बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम बात कर रहे थे रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन जो आयोजित किया गया था 2 फरवरी 1971 को और यह ईरान के रामसर शहर में आयोजित किया गया था बेटा। इसीलिए बेटा प्रतिवर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात प्रतिवर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्या आयोजित किया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो पहली बार अगर आपसे पूछा जाए, पहली बार जो आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, तो आप आंसर करेंगे 2 फरवरी 1971 को ही इसका आयोजन किया गया था। अब मेन चीज़ ये होती है कि बेटा यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो जब यह वर्ष 2000 में मनाया गया था, वर्ष 2000 की अगर हम बात करें, 2020 की बात करें, वर्ष 2020 में जब यह विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था, तो बेटा इसकी थीम क्या थी, और थीम से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो हम वर्ष 2000 की बात करेंगे और वर्ष 2021 की थीम की बात करेंगे कि क्या थीम रखी गई थी। तो जब बात करेंगे बेटा 2020 की, 2020 में इसकी थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता, आर्द्रभूमि और जैव विविधता। अगर हम बेटा बात करें 2020 की थीम की, तो 20 की थीम आप बता सकते हैं। 2020 की थीम क्या थी, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वहीं अगर बेटा 2021 की बात करें तो ये करंट का भी प्रश्न बन जाएगा यहाँ से। तो करंट 2021 की अगर हम इसकी थीम की बात करें तो थीम थी बेटा आर्द्रभूमि और जल, आर्द्रभूमि और जल, अर्थात आप कह सकते हैं वेटलैंड्स एंड वाटर, दीज आर द थीम्स। ठीक है, यह थीम्स हैं किसकी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो सेलिब्रेट किया गया था 2020 में और जो सेलिब्रेट किया गया है 2021 में। तो दोनों की थीम बेटा आपको याद रखनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि 21 की ना पूछ के आपसे 20 की पूछ ले, तो इसलिए मैंने दोनों ही आपको नोट करवा दी। ठीक है, हम बात कर रहे थे रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन की। तो इस सम्मेलन की बात करें बेटा, यह सम्मेलन लागू हुआ था 1975 से। जो रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन था जिसके तहत कहा गया था कि हम वैश्विक स्तर पर क्या करेंगे, वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करेंगे, और इसके साथ ही साथ क्या बताया गया था, हम नई जो वेटलैंड्स हैं उनको नोटिस करेंगे, उनको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। इसको लागू कब किया गया, 1975 में, और इन्हीं में से भारत को भी सदस्य बनाया गया। भारत ने भी इस सम्मेलन या इस संधि पर हस्ताक्षर किए और भारत बेटा इसका सदस्य बना 1981, 1982, 1981-82 में भारत भी इस संधि के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले देशों में शामिल हो गया और भारत ने सबसे पहला अपना अर्थात प्रथम वेटलैंड या प्रथम आर्द्रभूमि घोषित की। ठीक है, जिसे रामसर में सम्मिलित किया गया। तो यह थी बेटा चिल्का झील। कौन सी थी बेटा, चिल्का झील। और चिल्का झील आप सभी जानते हैं किस राज्य में है, तो आप आंसर करेंगे
कि यह है बेटा उड़ीसा में। और इसके साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि यह जो चिल्का झील है यह भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है। किंतु यह है कैसी बेटा, तो यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। किसकी झील है बेटा, तो आप कह सकते हैं खारे पानी की, क्योंकि मीठे पानी की झील नहीं है यह सबसे बड़ी। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। तो कहने का मतलब क्या है, भारत ने 1981-1982 में क्या किया, रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन की जो संधि थी उन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में इंडिया भी शामिल हुआ और इसने अपनी पहली वेटलैंड घोषित की, किसको, चिल्का झील को। और यह चिल्का झील किस राज्य में पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वेटलैंड कौन है, तो आंसर होगा चिल्का झील, ठीक है। चिल्का लेक जो कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है बेटा, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप नोट करिए, इतना जल्दी से नोट कर लो। चलिए नोट करिए, नोट हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वेटलैंड ऑफ इंडिया, अर्थात जो भारत की आर्द्रभूमि है, भारत की आर्द्रभूमियों की बात करेंगे। और यह इम्पॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से याद रखेंगे काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो भारत की आर्द्रभूमियों की अब हम बात करेंगे और आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सी आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। तो हम क्या करेंगे बेटा, स्टेट वाइज इनको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, अपना ही प्रदेश ले रहे हैं और अपना प्रदेश कौन सा बेटा, उत्तर प्रदेश के वेटलैंड पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश के वेटलैंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसी में पड़ता है ऊपरी गंगा नहर, और इन सभी के साथ आपको क्या लगानी है, आर्द्रभूमि। ऊपरी गंगा नहर आर्द्रभूमि, अर्थात ऊपरी गंगा नहर वेटलैंड आपसे पूछा जाए तो वह वेटलैंड किस राज्य का है, तो आप आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश का। किसका है बेटा, उत्तर प्रदेश का। चलिए दूसरे वेटलैंड की बात करते हैं। दूसरे वेटलैंड की बात करते हैं जो है नवाबगंज आर्द्रभूमि, ठीक है बेटा। यह भी कहाँ स्थित है, यह भी आपका स्थित है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। आगे बात करें बेटा सांडी आर्द्रभूमि, यह भी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सांडी भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्वती आर्द्रभूमि भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आगे बात करें बेटा समन आर्द्रभूमि भी आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इसके साथ ही साथ बेटा समसपुर भी यहीं पड़ता है, समसपुर आर्द्रभूमि, ठीक है बेटा। तो यह सारे के सारे कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में। बेटा एक और नोट करिएगा, जिसे हम सरसई नागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरसई नवार, क्या वो लिखेंगे, सरसई नवार आर्द्रभूमि, ठीक है। तो सबसे पहले यह याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्य आर्द्रभूमियाँ हैं उनकी चर्चा मैंने की। तो आप कह सकते हैं ऊपरी गंगा नहर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है, नवाबगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है, सांडी के साथ बाद नवाबगंज यह भी उत्तर प्रदेश में है, पार्वती, समन, समसपुर और सरसई नवार, यह सभी के सभी आर्द्रभूमियाँ आपकी कहाँ स्थित हैं, यह सभी की सभी आर्द्रभूमियाँ आपकी स्थित हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और आप यह जान लीजिएगा कि यह जो लास्ट में मैंने आपकी लिखे हैं, कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 जो हैं ये यूपी की आर्द्रभूमियाँ, ये बिल्कुल नई आर्द्रभूमियाँ हैं, न्यू वेटलैंड्स हैं जिन्हें रामसर आर्द्रभूमियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। एक्चुअली क्या था, पहले भारत की 27 आर्द्रभूमियाँ जो थीं वो रामसर में सम्मिलित थीं।
बाद में क्या हुआ, 10 अन्य को भी शामिल कर लिया गया, जिनमें 6 तो उत्तर प्रदेश की थीं, 3 पंजाब से थीं और 1 महाराष्ट्र की जो वेटलैंड है उसको शामिल किया गया। तो भारत के अंतर्गत अगर टोटल आर्द्र भूमियों की बात करें तो बेटा पहले कितनी थी, 27। पहले कितनी थी, 27 वेटलैंड्स थे जिन्हें रामसर के अंतर्गत रखा गया था। और अब हम बात करें वर्तमान की तो बेटा इसमें 10 ऐड कर दीजिए, जिसमें 6 उत्तर प्रदेश से बताई मैंने, 3 पंजाब से बताई और 1 महाराष्ट्र से। तो अब टोटल कितनी होंगी बेटा, 37 वेटलैंड्स हैं भारत के, जो किसके अंतर्गत आते हैं, जो रामसर के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के आपने वेटलैंड्स पढ़े, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, नोट करिए बेटा, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ। नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे उड़ीसा की, क्योंकि उड़ीसा में ही सबसे पहली वेटलैंड थी हमारी। तो अब हम बात करेंगे बेटा उड़ीसा की। किसकी बात करेंगे, उड़ीसा की। तो उड़ीसा में मैंने अभी एक तो आपको बताई थी, कौन सी आर्द्र भूमि पड़ेगी, तो आप कहेंगे कि सर चिल्का लेक पड़ेगी। क्या पड़ेगी, चिल्का झील, चिल्का झील आर्द्र भूमि। यह कहाँ पड़ेगी आपकी, चिल्का झील आर्द्र भूमि, यह आपकी पड़ेगी उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत। और अगर हम दूसरी वेटलैंड की बात करें जो उड़ीसा के ही अंतर्गत आती है, इसे बोलते हैं बेटा भितरकनिका, भितरकनिका आर्द्र भूमि। और आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था बेटा कि भितरकनिका नाम से उड़ीसा में एक नेशनल पार्क भी है। तो यह उड़ीसा की 2 हैं बेटा, कौन कौन सी, एक बार फिर से बताइएगा, चिल्का झील और भितरकनिका, चिल्का झील और भितरकनिका, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा राजस्थान की, राजस्थान। तो राजस्थान में भी बेटा 2 हम वेटलैंड को पढ़ेंगे। एक तो है बेटा सांभर झील, कौन सी झील, सांभर झील, सांभर झील आर्द्र भूमि। सांभर झील आर्द्र भूमि कहाँ पड़ेगी, राजस्थान में पड़ेगी। और दूसरी है बेटा केवला देव, केवला, केवला देव, केवला देव आर्द्र भूमि। यह दोनों की दोनों आर्द्र भूमियाँ किस स्टेट में पड़ती हैं, तो आप आंसर करेंगे कि यह पड़ते हैं सर, कहाँ पड़ते हैं, यह पड़ते हैं आपकी राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। अगले स्टेट की बात करें बेटा, तो अगले स्टेट में हमने इंक्लूड किया है मणिपुर को। और आप सभी जानते हैं कि मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर में बेटा एकमात्र फेमस वेटलैंड है जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लोकटक, लोकटक झील, ठीक है बेटा। लोकटक झील जो है वो वेटलैंड के अंतर्गत आती है और यह मणिपुर की है। और आपको मैंने पढ़ाया था, जब नेशनल पार्क पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि इसी लोकटक झील पर केवुल लामजाओ जो है नेशनल पार्क वो अवस्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर आपसे पूछा जाए लोकटक झील आर्द्र भूमि किस स्टेट में है, तो आप आंसर क्या करेंगे बेटा, आप आंसर करेंगे मणिपुर, ठीक है। अगले स्टेट की बात करते हैं। अगला स्टेट जो लिया है बेटा उसका नाम है पंजाब। अब पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब की मुख्य वेटलैंड कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले पंजाब में आपने नाम सुना होगा रोपड़ का, ठीक है, जिसका वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, रूपनगर कर दिया गया है। तो रोपड़ अगर आर्द्र भूमि पूछी जाए आपसे तो रोपड़ आर्द्र भूमि किस स्टेट में स्थित है, आप बताइएगा। तो आप आंसर करेंगे यह सर पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। इसी के साथ ही साथ बेटा कांजी, कांजी की बात करेंगे। कांजी आर्द्र भूमि भी आपकी पंजाब में स्थित है और कांजी के साथ ही साथ हरिके बैराज नाम से भी यहाँ पर आर्द्र भूमि है। मैं आपको बता चुका हूँ हरिके बैराज आर्द्र भूमि। और मैंने आपको बताया था कि पंजाब में
जो नेशनल पार्क है वह भी हरिके नाम से ही है। हरिके नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पंजाब में। तो हरिके आर्द्रभूमि भी कहाँ होगी? पंजाब की होगी बेटा। ये आपकी पंजाब की हैं, लेकिन पंजाब की मैंने बताई थी कि बेटा 3 जो आर्द्रभूमियाँ हैं उनको रामसर में और शामिल किया गया है। तो उन तीनों के नाम लिखेंगे। पहला था नागल, ध्यान रखेंगे बेटा, नागल, और नागल के बाद बेटा केशोपुर, केशोपुर के बाद व्यास। यह आपको तीनों याद रखनी है, केशोपुर, केशोपुर और व्यास। यह जो 3 हैं, इन 3 को न्यू या अर्थात ये तीनों नई हैं जिन्हें रामसर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पंजाब की आर्द्रभूमियों की बात करें तो पहला आएगा रोपड़ आर्द्रभूमि, कांजी आर्द्रभूमि, हरिके बैराज आर्द्रभूमि, नागल आर्द्रभूमि, केशोपुर आर्द्रभूमि और ब्यास आर्द्रभूमि, जिनमें नागल, केशोपुर और ब्यास जो है बेटा इनको अभी हाल ही में इंक्लूड किया गया है रामसर वेटलैंड के रूप में, रामसर वेटलैंड के रूप में। ठीक है बेटा, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, नोट करिए, आगे बढ़ें फिर, नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया बेटा? चलिए बेटा, तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत की आर्द्रभूमियाँ और इन्हीं में हम लोग स्टेट वाइज पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश और मणिपुर के हमने क्या किया था, आर्द्रभूमियों को पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे त्रिपुरा की। किसकी बात करेंगे बेटा? त्रिपुरा की। तो देखते हैं त्रिपुरा में कौन सी आर्द्रभूमि पड़ती है। ठीक है, अगर हम त्रिपुरा की बात करें बेटा तो त्रिपुरा में पड़ती है रुद्रसागर आर्द्रभूमि। त्रिपुरा में कौन सी पड़ती है बेटा? तो आप आंसर करेंगे रुद्रसागर, रुद्रसागर आर्द्रभूमि। रुद्रसागर आर्द्रभूमि कहाँ पड़ती है? आपकी त्रिपुरा में। त्रिपुरा के बाद बेटा हम बात करेंगे असम की, और असम की बात करेंगे तो असम में पड़ती है बेटा दियोपर व्हील। क्या पड़ती है बेटा? दियोपर व्हील आर्द्रभूमि। यह कहाँ स्थित है? तो आप आंसर करेंगे यह असम के अंतर्गत स्थित है। अभी मैंने क्या बताया आपको? अभी बताया त्रिपुरा में रुद्रसागर आर्द्रभूमि पड़ती है। और अगर हम बेटा असम की बात करें तो असम के अंतर्गत कौन सी पड़ती है? असम के अंतर्गत पड़ती है दियोपर व्हील। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? मध्य प्रदेश की। किसकी बात करेंगे बेटा? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो पड़ती है उसे आप जानते हैं भोजताल के नाम से। किसके नाम से? आप केवल भोज कहें या फिर आप कह सकते हैं भोजताल आर्द्रभूमि कहाँ पड़ती है? तो आपका आंसर होगा भोजताल आर्द्रभूमि बेटा कहाँ पड़ेगी? यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ती है। और यहीं बेटा हम बात कर लेंगे महाराष्ट्र की। तो आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र का पहले किसी भी आर्द्रभूमि को सम्मिलित नहीं किया गया था, बाद में महाराष्ट्र की एक आर्द्रभूमि को इंक्लूड कर लिया गया है। तो वह है बेटा मध्य। क्या नाम बताया मैंने? मध्य आर्द्रभूमि बेटा यह कहाँ स्थित है? तो आप आंसर करेंगे यह आपकी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश में तो भोजताल है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बेटा पड़ती है नल सरोवर आर्द्रभूमि। नल सरोवर वेटलैंड कहाँ पड़ती है बेटा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि नल सरोवर आर्द्रभूमि सर पड़ती है आपकी गुजरात में। तो त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, और लगे हाथों केरल की भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। किसकी बात करेंगे बेटा? आंध्र प्रदेश की। अगर हम बेटा आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पड़ती है कोलेरू आर्द्रभूमि। कौन सी पड़ती है? कोलेरू आर्द्रभूमि। यह कहाँ स्थित है? यह आपकी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ती है। तो कोलेरू जो है बेटा वेटलैंड वो कहाँ आती है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी का लगा हुआ स्टेट है बेटा तमिलनाडु। तमिलनाडु की भी बात करेंगे।
और तमिलनाडु की अगर हम बात करें बेटा तो तमिलनाडु में पड़ता है पॉइंट कैलीमर। पॉइंट कैलीमर क्या पड़ता है बेटा? पॉइंट कैलीमर। पॉइंट कैलीमर जो वेटलैंड है बेटा वो किसके अंतर्गत आता है? तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा केरल की। किसकी बात करेंगे? केरल की। तो केरल के अंतर्गत आप देखेंगे कि 3 वेटलैंड आते हैं और उन तीनों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, पहला है अष्टामुदी। अष्टामुदी। अष्टामुदी आर्द्रभूमि। ठीक है बेटा, पहला कौन सा हुआ? अष्टामुदी आर्द्रभूमि। दूसरा होगा बेम्बानाद। बेम्बानाद आर्द्रभूमि। और थर्ड पड़ता है शेष्टाचलम। शेष्टाचलम आर्द्रभूमि। यह तीनों की तीनों आपकी कहाँ पड़ती हैं? यह तीनों की तीनों आपकी पड़ती हैं केरला स्टेट के अंतर्गत। तो शेष्टाचलम, बेम्बानाद और अष्टामुदी यह तीनों की तीनों आर्द्रभूमियाँ, यह तीनों की तीनों वेटलैंड आपके किसके अंतर्गत आते हैं? केरल स्टेट के अंतर्गत आते हैं बेटा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम बात करेंगे बेटा हिमाचल प्रदेश की। किसकी बात करेंगे? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से वेटलैंड आते हैं, अब उनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भी बेटा आप ध्यान रखेंगे कि 3 बेटा वेटलैंड इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है बेटा रेणुका। रेणुका आर्द्रभूमि किसके अंतर्गत आती है बेटा? यह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। और चंद्रताल, रेणुका हो गया, चंद्रताल हो गया, और चंद्रताल के साथ ही साथ पौंग डैम हो गया। यह पौंग डैम, पौंग डैम। तो यह 3 वेटलैंड आपके कहाँ पड़ते हैं? यह बेटा पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा? रेणुका हो गया, चंद्रताल हो गया, पौंग डैम हो गया। ठीक है, तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी वेटलैंड स्थित हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें बेटा। नोट कर लिया? नोट कर लिया, चलिए ठीक है। इधर से मैं मिटा रहा हूँ, इधर से मैं मिटा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आपके वेटलैंड हैं? जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो अब की बार हमने कौन सा स्टेट ले लिया, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ले लिया? तो आप आंसर क्या बताएंगे बेटा? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पड़ता है तोसो मोरारी। क्या पड़ता है? तोसो मोरारी। तोसो मोरारी वेटलैंड अर्थात आर्द्रभूमि। तोसो मोरारी आर्द्रभूमि कहाँ पड़ती है आपकी? तो आप कहेंगे कि यह पड़ती है सर जम्मू कश्मीर स्टेट के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है। बुलर झील, आप सभी जानते हैं बुलर झील कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। और आप सभी जानते हैं बुलर झील आर्द्रभूमि पूछी जाएगी तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बुलर झील जो है वो भारत में सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। और खारे पानी की अभी मैंने बताया था सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सुरिनसर अगला कौन सा आता है बेटा? सुरिनसर। सुरिनसर आर्द्रभूमि भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और होकैरो, होकैरो भी यहीं स्थित है। ठीक है, होकैरो आर्द्रभूमि भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो जम्मू कश्मीर की मुख्यतः 4 वेटलैंड्स हैं जो आपको याद रखनी हैं। कौन कौन सी हैं? आपके सामने नाम लिखा हुआ है, तोसो मोरारी, बुलर झील, सुरिनसर और होकैरो। होकैरो वेटलैंड यह सारी की सारी किस स्टेट में स्थित हैं? तो आंसर होगा बेटा जम्मू कश्मीर। आंसर होगा बेटा जम्मू कश्मीर। चलिए पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। अब आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले पड़ता है सुंदरवन। ठीक है बेटा, कौन सा पड़ता है? सुंदरवन वेटलैंड। तो आप आंसर करेंगे सुंदरवन वेटलैंड कहाँ पड़ता है? तो आप सभी जानते हैं यह पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ही कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। तो यह याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो आप कहेंगे सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है बेटा,
ठीक है। और दूसरा यहीं पर आता है वेटलैंड आपका ईस्ट कोलकाता, ईस्ट कोलकाता, तो नाम से ही पता है बेटा कोलकाता लगा हुआ है, तो कोलकाता कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। तो ईस्ट कोलकाता आपका कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन वेटलैंड कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है बेटा, नोट करिए आप इतना, तब तक मैं इसको रब करता हूँ, फिर आगे पढ़ाता हूँ आपको। जल्दी से नोट करिए। ठीक है भाई, नोट हो गया, नोट हो गया, बताइए, नोट हो गया। तो जितने भी वेटलैंड थे वो सारे के सारे आपको पढ़ा दिए गए हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे 2017 की। किसकी बात करेंगे बेटा, 2070 की। 2017 में भारत सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित, तो उसकी बात करेंगे। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने 2017 में आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम, ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल पारित कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। कब पारित किया गया, ठीक है, नियम 2017 में भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, पारित किया गया। अब जब यह नियम पारित कर दिया गया तो इसके माध्यम से क्या किया गया, लोगों में जागरूकता पैदा की गई, जिससे कि वेटलैंड्स का कंजर्वेशन हो सके। अर्थात जो आर्द्र भूमियाँ हैं, इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। और इसके साथ ही साथ इसके जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को मानने के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं होता था। अर्थात उस पर किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी कि वह वेटलैंड का संरक्षण करे ही करे। और इसके साथ ही साथ इस नियम के तहत राज्य सरकारें थीं, या आप कह सकते हैं राज्य की जो भूमिका थी, इस भूमिका को क्या किया गया, इस भूमिका को बढ़ा दिया गया। अर्थात जो स्टेट का रोल था, उस रोल को इंक्रीज कर दिया गया। पहले क्या होता था, इनका देख रेख और इनका कंजर्वेशन करने का अधिकार किसके पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करता था। तो 2017 में जो भारत सरकार द्वारा वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल पारित किया गया, इसके तहत बेटा क्या किया गया, राज्यों की जो भूमिका है उस भूमिका को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो यह बेटा आज का टॉपिक था, ठीक है। कोशिश की मैंने ऑफलाइन जैसा पढ़ाने की। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और यह आपका UPSSC PET एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। PET की जो क्लास है वो आपको कल मिलेगी, और कल मैं प्रारंभ करता हूँ हिस्ट्री से, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।